जब तक इस्लाम है आतंकवाद रहेगा, ये कहना है। क्या आतंकवाद को किसी मजहब या धर्म से जोड़ा जा सकता है? ये जो शुरुआत में मैंने कहा वो दरअसल एक बयान है। आगे बताएंगे। क्या आतंकवाद को किसी मजहब या धर्म से जोड़ा जा सकता है? क्या क्रूरता की कोई जात होती है? क्या किसी वहशियाना करतूत को धर्म, जाति, समाज इसके दायरे में बांध कर देखा जा सकता है? आज इसी सवाल के इर्द गिर्द बात होगी, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक बड़ा बयान सामने आया है कि जब तक इस्लाम रहेगा तब तक आतंकवाद रहेगा। नमस्कार, आपके साथ मैं ललित प्रजापति। शुरुआत करते हैं। बड़ा बयान किसने दिया है? निर्वासित बांग्लादेशी लेखिका हैं, डॉक्टर भी हैं, तस्लीमा नसरीन। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर, और पहलगाम आतंकी हमला और 2016 में ढाका में एक आतंकी हमला हुआ था, इसका कंपैरिजन किया है, समानताएं गिनाई हैं और कहा है कि जब तक इस्लाम है आतंकवाद रहेगा। दिल्ली के एक साहित्य महोत्सव के एक सेशन के दौरान लज्जा की लेखिका, हालांकि उन्होंने बहुत कुछ और भी लिखा है, पर लज्जा वो किताब है जिसके चलते वो चर्चा या कहें विवादों में आई थी। खैर, तस्लीमा नसरीन ये भी कहती हैं कि इस्लाम 1400 साल में विकसित नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि जब तक ये रहेगा तब तक ये आतंकवादियों को जन्म देता रहेगा। 2016 के ढाका हमले में मुसलमानों को इसलिए मार दिया गया था क्योंकि वो कलमा नहीं पढ़ पाए थे। जब आस्था को तर्क और मानवता पर हावी होने दिया जाता है तो यही होता है। ये तमाम चीजें वो कह रही हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने 26 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। ज्यादातर इसमें सैलानी थे। पहलगाम हमले में जो कुछ लोग बच गए, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, वहां के जो स्थानीय लोग थे, उन्होंने भी यही कहा कि हमलावरों ने कहा कि कलमा पढ़ के बताओ, और ऐसा न करने पर गोली मार दी गई। यह भी कहा गया कि हिंदुओं को टारगेट करके पूरा हमला किया गया था। अब थोड़ा सा घटनाक्रम ढाका का जान लीजिए। 1 जुलाई 2016 ढाका में होली आर्टिसन कैफे में आतंकी हमला हुआ। कई लोग मारे गए, 29 लोगों की जान गई। इसमें 20 बंधक, 2 पुलिस अधिकारी, 5 आतंकवादी, 2 कैफे कर्मचारी थे। और ये जो हमला है 1 जुलाई 2016 का है। ढाका के गुलशन इलाके में ये कैफे है, आर्टिसन कैफे, हॉली आर्टिसन कैफे, यहां पर हमला किया गया था। बंधक बनाया गया और फिर फायरिंग कर दी गई। 29 लोग मारे गए, 2 पुलिस वाले, 5 आतंकवादी, 2 कैफे कर्मचारी भी मारे गए, 50 लोग घायल हुए थे। मारे गए लोगों में 17 विदेशी थे, 7 जापानी, 9 इटली के, 3 बांग्लादेश के लोग थे और 1 भारतीय था। इस हमले को नियो जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी नियो JMB इस आतंकी समूह ने अंजाम दिया था। JMB मध्य प्रदेश के घटनाक्रम को लेकर भी चर्चा में आया था। वापस खबर पर आएंगे। तस्लीमा नसरीन इतने पर ही नहीं रुकती हैं। लेखिका ने कहा कि यूरोप में गिरजाघर संग्रहालय में बदल गए, लेकिन मुसलमान हर जगह मस्जिद बनाने में व्यस्त हैं। हजारों मस्जिदें हैं और वे और मस्जिदें बनाना चाहते हैं। वे जिहादी पैदा करते हैं। मदरसे नहीं होने चाहिए। बच्चों को सभी किताबें पढ़नी चाहिए, सिर्फ एक नहीं। अब थोड़ा सा तस्लीमा नसरीन के बारे में। ईश निंदा के आरोपों के बाद से जो तस्लीमा नसरीन है वो 1994 तकरीबन 1994 से स्वीडन, अमेरिका, भारत अलग अलग जगहों पर निर्वासित जीवन जी रही हैं। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के स्थायी निवासी हैं, 10 साल तक वहाँ रहीं, लेकिन हमेशा बाहरी व्यक्ति जैसा उन्हें लगता था, यानी वो खुद को महसूस नहीं कर पाती थी वहाँ पर। कोलकाता आने के बाद उन्हें घर जैसा महसूस हुआ। पश्चिम बंगाल से निकाले जाने के बाद मुझे दिल्ली दूसरा घर लगा। इस देश ने मुझे जो अपनापन दिया वो मेरा अपना देश नहीं दे सकता था। नसरीन ने यह भी कहा कि मुझे भारत से प्यार है, ये घर जैसा लगता है। अब थोड़ा सा तस्लीमा नसरीन के बारे में भी जान लेते हैं। 2011 से वो भारत में रह रही हैं। स्वीडन की उनके पास नागरिकता है। US की भी मेरा ख्याल है, पुष्ट नहीं है ये, मैं बाद में कभी इससे भी अपडेट करेंगे। US की भी उनके पास नागरिकता है। अक्टूबर 2024 में भारत सरकार ने तस्लीमा नसरीन का भारतीय रेजिडेंट परमिट बढ़ा दिया था 2024। इसके बाद लेखिका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बाकायदा आभार भी जताया था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। तस्लीमा के लेखन के चलते 1994 में बांग्लादेश में उनके खिलाफ फतवा जारी किया गया। इसका कारण उनकी किताबें थीं। 1993 में जो उपन्यास था लज्जा, वो खासा बवाली रहा। अगर आपको रील बनाने रील का हिस्सा बनने से फुर्सत मिले तो इस किताब को जरूर पढ़िएगा। ये किताब बताती है कि कट्टरपंथ किस विकृति तक पहुंच चुका है। इसके अलावा उनकी एक आत्मकथा है अमर में बेला। हालांकि जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, वो 3 हिस्सों में है, लेकिन जो ये पहला पार्ट है अमर में बेला, माय गर्लहुड, उसे लेकर खूब बवाल मचा था। लज्जा में बाबरी विध्वंस के बाद
बांग्लादेश में हिंदुओं पर किस तरह से हिंसा हुई उसकी ये कहानी है। उपन्यास में बलात्कार, लूटपाट, हत्या, इन घटनाओं का जिक्र है। इसके बाद इस्लामी कट्टरपंथी नाराज हो गए थे। भारी विरोध के बाद नसरीन को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। फिर उसके बाद से वो लगातार यहाँ वहाँ छिपती फिर रही हैं। भारत में भी बार बार उन्हें अपनी जगह बदलनी पड़ी, पहले कोलकाता, फिर जयपुर और उसके बाद दिल्ली में वो परमिट के तहत रह रही हैं। 1998 में कुछ दिनों के लिए वो बांग्लादेश गई थीं, लेकिन उस समय वहाँ शेख हसीना की सरकार थी। तस्लीमा के मुताबिक शेख हसीना और खालिदा जिया, इन्होंने उन्हें बांग्लादेश में नहीं रहने दिया। इस्लामिक कट्टरपंथियों को इन्हीं ने बढ़ावा दिया है। हालांकि विवादों से जो तस्लीमा नसरीन है उनका पुराना नाता है। अप्रैल 2021 में क्रिकेटर मोइन अली के बारे में उन्होंने लिख दिया कि अगर मोइन अली क्रिकेट में नहीं फंसे होते तो सीरिया जाकर ISIS से जुड़ जाते। बाद में हालांकि माफी मांगी, अपनी पोस्ट डिलीट की। अक्टूबर 2020 में उन्होंने ट्वीट कर लिखा, बायकॉट इस्लाम। इस ट्वीट पर कांग्रेसी वामपंथी रुझान के एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। 30 सितंबर 2015 कब क्या उन्होंने कहा, मैं तारीख आपको बता देता हूं। कहा और लिखने के जरिए यह जाहिर किया है उन्होंने। 30 सितंबर 2015, आज ISIS बांग्लादेश में है, कल ISIS पाकिस्तान में होगा और परसों भारत में होगा। 27 सितंबर 2015, हज जाने से पहले 2 बार सोचें, भगदड़ में आपकी मौत हो सकती है। मक्का में मौत होगी तो आपको स्वर्ग में नहीं भेजा जाएगा क्योंकि वहां कोई स्वर्ग नहीं है। 23 सितंबर 2015, सिर कलम करना कैसे सीखते हैं ये लोग, वो क्वेश्चन पूछ रही हैं। पहले ये बैलों का सिर काटते हैं, बाद में मनुष्यों का। 10 सितंबर 2015, यूरोप, अमेरिका और एशिया से कई मुस्लिम पुरुष ISIS में शामिल होना चाहते थे। क्या इसके पीछे लोगों की हत्या और लड़कियों के रेप का मकसद है? 8 सितंबर 2015 को उन्होंने लिखा कि मुस्लिम भाईचारा सिर्फ जिहाद के मामले में काम करता है। गैर मुस्लिमों और नास्तिकों को कत्ल करने के लिए, मुस्लिम शरणार्थियों को बचाने में सिर्फ गैर मुस्लिम और नास्तिक भाईचारा काम आता है। 31 अगस्त 2015, भारतीय अतिवादी बांग्लादेशी अतिवादियों से सीख रहे हैं। बांग्लादेशी अतिवादी धर्म की आलोचना करने वाले लेखकों की हत्या कर देते हैं। भारतीय अतिवादी भी क्या ऐसा कर रहे हैं? 28 मई 2015, भारत के नेताओं को मुस्लिम वोट के बारे में भूल जाना चाहिए, उन्हें मुस्लिम आतंकवाद के खिलाफ जरूर एक्शन लेना चाहिए। 23 मई 2015, क्या साल भर में ISIS पाकिस्तान से परमाणु हथियार खरीद सकता है? 19 जनवरी 2015 को लिखती हैं, सभी देवता महिलाओं से नफरत करते हैं, महिलाओं की माहवारी से नफरत करते हैं। सभी देवताओं ने माहवारी के दौरान महिलाओं को अशुद्ध घोषित किया। सभी देवता पुराने जमाने के पुरुषों की तरह जाहिल हैं। 13 जनवरी 2015 को उन्होंने लिखा, एक नास्तिक के रूप में जब मैं इस्लाम की आलोचना करती हूं, भारत में कुछ अजीब प्रतिक्रिया होती है। मुस्लिम मुझ पर थूकते हैं, आस्तिक हिंदू मेरी प्रशंसा करते हैं और सेकुलर मुझसे नफरत करते हैं। 8 जनवरी 2015 को वो लिखती हैं, सारे धर्म एक जैसे नहीं, बाकी धर्मों के मुकाबले इस्लाम ज्यादा हिंसक है। 13 दिसंबर 2014, यूनिफॉर्म सिविल कोड से सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा, ये पूछने के बाद वो लिखती हैं, मुस्लिम महिलाओं को। जो लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ हैं, समझ लीजिए वो मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ हैं। 27 नवंबर 2014, बांग्लादेश और पाकिस्तान स्वतंत्र विचारकों को ईश निंदा के आरोप में परेशान कर रहे हैं, सजा दे रहे हैं। दोनों देशों में खुद को गंदे इस्लाम की गर्त में डुबो लिया है। 15 अक्टूबर 2014 को ममता बनर्जी को लेकर वो लिखती हैं, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में मेरे प्रवेश करने पर रोक लगा दी ताकि कट्टरपंथियों को खुश रखा जा सके। इस्लाम की आलोचना करने वाले पुरुष लतीफ सिद्दीकी के कोलकाता में रहने पर कोई आपत्ति नहीं है। किसे आपत्ति नहीं है? ममता बनर्जी को। इस बार कट्टरपंथी क्यों चुप हैं? 29 सितंबर 2014, बांग्लादेश में आज मुस्लिम हजारों गायों की हत्या कर रहे हैं। अगर कोई उनके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए तो वो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा करके, गोकशी करके वो हिंदुओं की भावनाएं आहत करते हैं। 23 सितंबर 2014, अरब देश अपनी समस्याएं सुलझा सकते हैं, क्वेश्चन पूछ रही हैं। ये लोग सिर्फ दूसरों के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं, समाधान नहीं। ISIS और अल कायदा जैसे संगठन विश्व के लिए खतरा है। ये वो तमाम उनके बयान रहे हैं जो ट्वीट के जरिए आए, सोशल साइट के जरिए आए, इंटरव्यूज के दौरान आए। तो ये पूरे उनके विवादों की एक टाइमलाइन है। उनके हालिया बयान के बाद भी बवाल के आसार हैं और जब वो बवाल होगा उसका अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।